अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हियर इज रिजवान दानिश, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतनी एक्सप्लेनेशन आपकी बुक के अंदर तो मौजूद नहीं है कि हम देखते हैं कि अगली जब हायर क्लासेस में देखेंगे कि ये जितने भी मैंने नाम मेंशन किए हैं, ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इनका अलग अलग टॉपिक हम वहां पे डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो ये जो रिएक्शन है ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको 3 स्टेप में डिवाइड करके उसके बाद जो है ना इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि इसके अंदर जब हम रेस्पिरेशन के हवाले से देख रहे थे कि दो तरह की रेस्पिरेशन हो सकती है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है। तो दोनों रेस्पिरेशंस में ग्लाइकोलिसिस का होना जरूरी है, यानी कि रेस्पिरेशन कोई भी हो ग्लाइकोलिसिस जरूर होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। दूसरा हमने देखा था या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है या एरोबिक हो सकती है। तो हमने एनारोबिक को तफसील से डिस्कस किया था। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है जिसके अंदर ये जब रिएक्शन क्रेब्स साइकिल की तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो रेस्पिरेशन है ये एरोबिक है, इसको ऑक्सीजन मिली है तो ही ये रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने फंक्शन पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन। वर्ड तो दो है लेकिन इसकी तफसील बहुत ज्यादा है। ये जो दोनों है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये जो है ये होते हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जबकि ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा था ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। हम डायग्राम की तरफ जाते हैं, वहां से हमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले नंबर पे मैंने बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ग्लाइकोलिसिस जरूर होता है, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड एनएडी पॉजिटिव। एनएडी पॉजिटिव हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी बार बार यही बात डिस्कस कर रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर एनएडी पॉजिटिव की जरूरत होती है, जिसको NADH में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए इसकी जरूरत होती है, तभी एटीपी की प्रोडक्शन होती है। तो जब इसके अंदर एटीपी और NAD पॉजिटिव इसके अंदर शामिल हुए तो सबसे पहले जो है दो मॉलिक्यूल जो है पायरुविक एसिड के बन जाते हैं। पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और ये एटीपी जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हासिल करने के बाद ये बन जाएगा एटीपी, जो कि एनर्जी करेंसी है। और ये एटीपी इसको हम नेट एटीपी कहते हैं, और इसके साथ NADH और साथ NADH भी बन जाता है। अब जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का अमल मुकम्मल हो जाता है, तो अब ये जो दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं अब ये जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि इसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अब ये रिएक्शन किसके अंदर स्टार्ट होने लगा है, ये तमाम का तमाम जितने भी रिएक्शंस हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये हो रहा था साइटोप्लाज्म में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शंस होंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि ये इसके अंदर दो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें कोएंजाइम A शामिल हो जाता है। जब कोएंजाइम A इसके अंदर शामिल होता है तो ये बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल, अगर ये दो पायरुविक एसिड है तो हम कहेंगे कि ये दो एसिटाइल कोएंजाइम बन चुके हैं। अब ये दो एसिटाइल कोएंजाइम है, इनके अंदर और क्या चीज शामिल होगी। कोएंजाइम का क्या काम था, हमने एंजाइम का फंक्शन पढ़ा हुआ है कि एंजाइम अपना काम करने के बाद साइड पे हो जाते हैं, तो इसीलिए अगर कोएंजाइम A ने अपना काम कर लिया, अब ये वो जो कोएंजाइम A है यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा और इसके अंदर ADP शामिल की जाएगी, FAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव। अब जब ये N, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि ये तीनों चीजें ये कहां से आ रही थी। FAD पॉजिटिव कहां से आ रहा था, NAD पॉजिटिव कहां से आ रहा था, सेल के पास इसका स्टॉक तो मौजूद नहीं है, तो फिर ये चीजें कहां से आ रही थी ये भी हम देखेंगे। तो एसिटाइल कोएंजाइम में ये चीजें शामिल होगी, ADP, FAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव। कोएंजाइम ने अपना काम कर लिया, उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी, ATP कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, FAD जो है ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। FAD है क्या, जस्ट लाइक NAD, जैसे हमने पढ़ा था कि निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लिक एसिड है, इसी तरह जो FAD
है ये भी एक कोएंजाइम फैमिली से है जिसको हम फ्लेमिंग एडेनिन कहते हैं। तो अब जो है इनके शामिल होने के बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी, एटीपी से एटीपी बन गई और NAD पॉजिटिव से NADH बन गया और FAD पॉजिटिव से FADH2 बन गया। अब ये जो NADH और FADH2 है दरअसल ये एनर्जी के हाई एनर्जी बॉन्ड है। हाई एनर्जी बॉन्ड है, जब ये टूटेंगे इनसे हाइड्रोजन या इनसे जब इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो इससे काफी सारी एनर्जी रिलीज होगी जो कि एक्चुअल हम वो एनर्जी हासिल करेंगे। अब हम जो दरमियान में जो एटीपी देख रहे हैं ये नेट एटीपी है, ये बहुत कम मिकदार में हमें हासिल हो रही है। असल जो एटीपी हासिल होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, इन बॉन्ड से, इन मजबूत इन जो है ये हाईली एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड से हमें एनर्जी हासिल होती है। तो अब ये दोनों रिएक्शन कहां से गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन रिएक्शंस को कैरी ऑन करवाती हैं। तो वो क्या है, NADH और FADH2 जब आपस में मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहां से इनके जो है हाइड्रोजन जो है निकलना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है खारिज होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले ये NADH था तो अब ये बन जाएगा NAD पॉजिटिव, ये बन गया NAG पॉजिटिव। इसी तरह ये जो FADH2 था इसने भी दो हाइड्रोजन लूज किए, लूज करने के बाद ये बन जाएगा FAG पॉजिटिव, FAG पॉजिटिव बन गया। और यहां से जो ऑक्सीजन इसके अंदर शामिल हुई है ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में मिलके वाटर बना देते हैं और कुछ अमाउंट जो है, कुछ क्या मेन अमाउंट जो थी एटीपी की वो उसकी प्रोडक्शन हो गई है कि जैसे जैसे इन्होंने हाइड्रोजन लूज किया इसने भी हाइड्रोजन लूज किया, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से वो एनर्जी अब किस फॉर्म में आ गई है, एटीपी के फॉर्म में आ गई है। अब ये जो NAG पॉजिटिव FAD पॉजिटिव, मैंने कहा था कि ये FAD पॉजिटिव और NAD पॉजिटिव का मैं सोर्स आपको बताऊंगा कि ये कहां से आ रही है। तो इसी के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद यही NAD पॉजिटिव यही FAD पॉजिटिव को दोबारा इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है, इसी NAD पॉजिटिव को यहां पे शामिल कर लिया जाता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन की एक टाइप है जिसके अंदर हमने आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए देखा कि एक इसका ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हमने कहा क्रेब्स साइकिल, जबकि तीसरा स्टेप हमने कहा इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, पायरुविक एसिड बने, पायरुविक एसिड को कोएंजाइम ने कन्वर्ट करवाया एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम से NADH FADH2 बने, वो दोनों आपस में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उन्होंने क्या किया, वो रिड्यूस हो गया NAG पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और यहां से ATP हासिल हो गई। तो हम देखेंगे अगले टॉपिक के अंदर एनर्जी बजट के अंदर हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी जो है इन बॉन्ड से हमें हासिल होती है, नेट कितनी एनर्जी हमें हासिल होती है। अगर इसके मुतालिक अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप। व्हेनेवर यू विल कॉल मी आई विल वेलकम यू ऑलवेज।